जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। शिक्षा आपको मानसिक रूप से आजाद करती है। उसके बाद शिक्षा कहां दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा हो गई थी ना, गुरुकुलों में दी जाती थी, बाद में आकर के मदरसों में देने लगे। लेकिन सब पढ़े इसका तो कोई बहुत ठोस आपको नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षा को कमजोर कर दिया गया। हमारे यहां तो यह भी कह दिया गया कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह इसी भारत में हुआ था, आप इतिहास पढ़िएगा। लेकिन इस भारत में आज शिक्षा के मंच पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है। 1848 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो महाराष्ट्र में एक पति पत्नी ने मिल करके पहली बार आधुनिक स्कूल खोला था। 3 जनवरी 1848 को उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। उन्होंने पहला स्कूल 1848 में 3 जनवरी को महाराष्ट्र में खोला था। और भारत के लोगों, शिक्षा के लोगों, इस बात को जरा अपने बच्चों को पढ़ाइए और समझाइए। अगर धर्म के नाम पर शिक्षा का बंटवारा हो गया तो भारत बचेगा क्या? शिक्षा में तो मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, मुझे अपने बच्चों के नाम ही नहीं पता होते। मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं कि कौन किस जाति का, किस धर्म का, क्योंकि मुझे वहां पर एक ही धर्म और एक ही जाति नजर आती है। मैं अगर कहीं शिक्षक बनकर के खड़ा हूं तो मेरी क्लास का हर एक विद्यार्थी केवल इंसान है, और मेरे लिए इंसान से बड़ा कोई न जाति है और न धर्म। और मैं ये बात ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मेरे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को सामने खड़ा करके उसी के क्लास के बच्चों को बुलाकर कहती है कि मुसलमानों को तो ऐसे ही पीटा जाना चाहिए, और उसको थप्पड़ मरवाती है। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं। जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी मैं रोया था कि अगर सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो नफरत समाज में है वो अगर हमारे स्कूलों में चली गई तो फिर इस भारत को बर्बाद होने से कौन बचाएगा? इसलिए खतरा सबसे बड़ा शिक्षा पर है। आपको पता है कि नहीं कि राजस्थान में एक बच्चा दलित परिवार का था जिसका नाम था इंद्र मेघवाल। उसने पीने के पानी का मटका छू लिया और उसको उसके शिक्षक ने ऐसा मारा कि वो मर गया। आप गूगल करके पढ़िएगा। जब जब ऐसे दृश्य मुझे देखते हैं आंख में आंसू आते हैं कि क्या ये बुद्ध के सपनों का भारत है? और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो जाति और धर्म के बेड़ियों को तोड़ देती है। आप अगर टीचर हैं और आप अपने बच्चों को यह नहीं समझा रहे कि छोटे छोटे उत्तराखंड के बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले अपने मिड डे मील जो चलता है स्कूल में खाना बनाया जाता है, उन बच्चों ने कहा कि हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित महिला है। उन छोटे छोटे बच्चों को जातिवाद कौन सिखाया? अगर स्कूल के मास्टर जातिवादी हो गए, सांप्रदायिक हो गए, तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक पैगाम यहां से अपने लोगों के बीच में जाइएगा, क्योंकि स्कूल ही दुनिया नहीं होती ना। बच्चा थोड़ी देर स्कूल में रहता है फिर तो अपने परिवार में रहता है, और हमारे यहां कहा जाता है पहली पाठशाला परिवार है। अपने परिवार में अपने बच्चों को जातिवाद और सांप्रदायिकता से बचाइए, और दूसरा अपने बच्चे को इंसान बनाइए, तब जाकर के वो स्कूल आएगा तो और अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन इस देश में इतिहास भी पढ़ाइए। अभी हमारे युवा साथी कह रहे थे कि सिलेबस बदला जा रहा है। मैं तो विश्वविद्यालय का हूं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाते थे, और उन्होंने पता है कौन सा स्कूल खोला था? जरा ये भी पढ़िएगा इतिहास अपने देश का। महिलाओं को और दलित बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला था। मैं गया हूं वहां पे। जगह का नाम है भिड़ेवाला, महाराष्ट्र के पुणे में है वो। और जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी तो उनके ऊपर पत्थर मारा जाता था, 2 साड़ी लेकर जाती थी। क्यों? क्योंकि धर्म में महिलाओं को शिक्षा नहीं देने की बात कही गई थी। ये इतिहास है इस देश का। हम नहीं जानते तो क्या इस इतिहास को नहीं बता पाएंगे? तब जाकर के इस देश में एक काम हुआ
जिसने ये काम बंद कर दिया वह था भारत के संविधान का लागू होना। जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हो गया, जिस दिन इस देश में भारत का संविधान बन गया, उस दिन स्कूल जाने के पहले यह तय हो गया कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की जाति नहीं पूछेगा, धर्म नहीं पूछेगा। हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा एक स्कूल बनाएंगे। ये इतिहास स्कूल बनाने का था। और संविधान जब लागू हो गया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं और उड़ीसा के लोगों, आप भी जिस बच्चे को लैपटॉप देंगे, जिस बच्चे को मोबाइल देंगे, जिस बेटी को आप पढ़ाने का काम करेंगे, आज से पहले कुछ दिन पहले तक आप भी घर में रिश्तेदार बन के जाते होंगे तो बच्चे मिलते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? हम लोग कहते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे। और आजकल आपके बच्चे, आपको पढ़ाई, अगर यहां तो पढ़ाई लिखे लोगों की जमात है, लेकिन बाहर क्या बनाया जा रहा है? अंधविश्वास और पाखंड। अजीब सा देश होता जा रहा है। पढ़ाई की फीस महंगी हो गई। और अब मैं एक बड़ी गंभीर बात आपसे करने आया हूं। जब नौ उदारवादी नीतियां आई ना, तो स्कूल कॉलेज में इतने स्कूल खुले कि गांव-गांव तक शिक्षा की क्रांति पहुंची। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया कहा गया। और पढ़ाई महंगी करने के लिए क्या लाया गया इस समय? नई शिक्षा नीति। जो शिक्षक समुदाय है वो जानता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2-3 क्लॉज आपको बताता हूं। पहला क्लॉज, आपका 30 to 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। पता है ऑनलाइन मोड का मतलब? जैसे ये डॉक्यूमेंट्री चली थी ना यहां पर, कुछ दिन बाद अगर इसी तरह से ये पॉलिसी लागू रही तो 40% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची है, जिसके घर में अभी पानी नहीं है, जिसके घर में रोटी नहीं है, उसके घर में इंटरनेट होगा क्या? मोबाइल पहुंची है क्या? क्या पूरे उड़ीसा में ये राजा भाई जैसे लोग, सांसद और विधायक और मंत्री हैं क्या, जो अपने इलाके में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल बांट रहे हैं? ये तो आपका बड़प्पन और आपके इलाके का ये सौभाग्य है। मगर कल्पना करिए अगर सिलेबस ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा तो गरीब बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए कि नहीं हो गए? दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूं और मैं जानता हूं। दूसरा क्लॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या आया है पता है? दूसरा क्लॉज आया है क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी। यानी जिस प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, जिस सरकारी स्कूल और सरकारी डिग्री कॉलेज में बच्चे कम होंगे उन्हें या तो अपने पड़ोस वाले स्कूल या डिग्री कॉलेज में मर्ज कर दिया जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा। जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे ये कितनी खतरनाक पॉलिसी है, क्लोजर और मर्जर। आप कल्पना करिए, भारत आजादी के 75 साल मना रहा है और अपने यहां जब नए स्कूल और नए कॉलेज खोले जाने चाहिए तो आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसमें पुराने स्कूल को क्लोज और मर्ज करोगे। बताइए ये आपके सपनों का भारत है क्या? अगर भारत आगे बढ़ रहा है, जैसे लैपटॉप आप बांट रहे हैं तो लैपटॉप बांटने की तादाद बढ़ रही है, तब ना हम कह रहे हैं कि हाँ ये नेता अच्छा काम कर रहा है। मान लीजिए लैपटॉप बांटने की तादाद घटती तो इलाके में चर्चा होती, लगता है राजा भाई भी बाकी नेताओं की तरह ही हो गए हैं, अब पैसा बचा रहे हैं, अब लैपटॉप मोबाइल कम कर दिए हैं। होता कि नहीं होता? आप अच्छे नेता इसलिए क्योंकि जैसे और मुझे पता चला कि अपने फंड से करते हैं, अपने से जुटाते हैं। भाई नेता तो इस देश में बहुत है, मंत्री और विधायक भी बहुत हैं। अरे कल्पना करिए हर इलाके का मंत्री और विधायक अपने अपने फंड से अपने स्कूल, अपने इलाके के बच्चों की शिक्षा का ही खर्चा उठा ले तो अगले 5 साल में ये भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन पढ़ाई पर कौन ध्यान देता है? ये सच बात है। और पता है क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी, आप अपने इलाके में निकल के देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। अब एक बात समझिएगा, पिछले दिनों किसानों का आंदोलन हुआ, पता है आपको? किसानों की जमीन बेची गई। उन्होंने आंदोलन कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारी जमीन मत बेचो, हमें गुजारा उसी से होता है।
और ये पॉलिसी कब आई थी पता है? जब कोविड आया था। किसानों के कानून कब बने थे? जब कोविड आया था, बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। वैसे ही मजदूरों के ऊपर पॉलिसी बनी और तीसरी पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी। बिना डिबेट के एजुकेशन पॉलिसी पास हो गई और इंप्लीमेंट कर दी गई। स्कूलों के टीचर लोग जानते होंगे अब नए नए फॉर्मेट में उनको भी ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। पूछिएगा ये डिबेट हुई थी क्या पार्लियामेंट में? और अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो उसकी डिबेट पार्लियामेंट में होती है। आपने बिना डिबेट के पूरे एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी और उस एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं क्लोज करेंगे या मर्ज करेंगे। आपको पता है जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने जमीन को बिकने से बचा लिया, इस देश के लोगों ने शिक्षा को बिकने से नहीं बचाया है। बताऊं कैसे? हमारे यहां फीस अब महंगी की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट आपके इलाके में एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल के मास्टर की वैकेंसी नहीं आ रही है। आपके यहां भी है कि नहीं है? बताइए हाँ या नहीं। आपके यहां जितने टीचर होने चाहिए सरकारी उतने हैं क्या? जोर से बोलिए, हैं क्या? नहीं है, देश में कहीं नहीं। क्या सरकारी टीचरों को सैलरी जितनी चाहिए उतनी मिल रही है क्या? क्या वहां बच्चों को जो फैसिलिटी होनी चाहिए सरकारी स्कूल में मिल रही है क्या? और पैरेलल एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया, पूरे देश में खुला है। प्राइवेट स्कूल में कम सैलरी पर ज्यादा टीचर हैं कि नहीं? महंगी फीस पर ज्यादा बच्चे हैं कि नहीं? और जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है? जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहां जा रहा है? सरकारी स्कूल में। भारत बंट गया कि एक है, सरकारी स्कूल से निकला बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला बच्चा, दोनों एक ही कंपटीशन देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो जिसके घर में पहले भी कोई पढ़ाई नहीं किया था और सरकारें अब सरकारी शिक्षा खत्म कर दी है, शिक्षा महंगी कर दी है, तो उसके यहां तो अब फिर से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या इसकी चिंता आपको है कि नहीं? और यह सब इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ही खतरे में है। अगर नारा हमारा कामयाब हो गया कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, पता नहीं ये मंच कैसा है, मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं, आप लोग कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। मैं अंधविश्वास और पाखंड का विरोधी आदमी हूं और आप लोग पता अपना तय करिए, मैं और कुछ कहूंगा नहीं। मैं पाखंड को नहीं मानता। हमारे यहां एक कथा चलती है कि जो व्यक्ति मर गया, गुजर गया, उसकी आत्मा होती है, आत्मा कहीं ऊपर होती है, उसको मुक्ति देने के लिए हवन पूजा पाठ होता है। आपके यहां पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे यहां क्या होता है, उसके नाम पर बहुत कुछ लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप कौन? तो कहता है कि मैं उसका आत्मा, मैं वो धरती पर भगवान का अवतार हूं। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि आत्मा ऊपर है। और इस देश में होता रहा है, आज भी गांव में जाकर देखिए अंधविश्वास और पाखंड क्या है। नींबू काट करके भूत भगाया जाता है कि नहीं? स्कूल होता तो भूत होता क्या? लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया। हमारे यहाँ गाड़ी बनाई जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और गाड़ी खरीद कर जब घर लाई जाती है तो उसकी आरती उतारी जाती है नींबू और मिर्चा लटका करके। पता है कि नहीं? आपके यहाँ भी नींबू और मिर्चा लटकाया जाता है? अरे भाई, जो साइंस से पैदा हुआ है उसको आप नींबू और मिर्चा लटका के क्या करोगे? मैं एक गाड़ी खरीदा तो वहां भी एक व्यक्ति आरती की थाली लेकर आ गया, तो हमने कहा जी बताइए, तो कहा इसका पूजा करवा लीजिए। हमने कहा उससे क्या होगा? कहीं इसमें जो खराब चीजें होंगी, बुराई जो भी होगी वो मुक्त हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। हमने फिर एजेंसी वाले से पूछा कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस किए हो? तो वो बोला हाँ। हमने कहा कितना का? कहा 25,000 रुपए में 3 साल का। तो कहीं इंश्योरेंस क्यों किए? कहा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ठुक जाए तो आप वापस ले आइएगा, मुफ्त में आपकी गाड़ी हम बना कर देंगे। तो मैं घूम करके वो जो आरती लेकर के खड़े थे, मैंने उनसे कहा आप 1 साल की जिम्मेदारी 5,000 में ले लीजिए, अगर मेरी गाड़ी को कुछ होगा तो बनवाएंगे आप। और वो आदमी पूजा की थाली लेके चला गया। अब मुझे नहीं पता इसको अब कैसे आप लेंगे। मैं ये मानता हूं कि गाड़ी किससे बनी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चांद पर आज भारत का पहला यान, दुनिया में साउथ पोल पर चांद के आज तक कोई देश का
यंत्र नहीं उतरा है। भारत पहला देश बना है जिसने चांद पर अपना रोबोट कामयाबी से उतार लिया। यह साइंस से, टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है कि नहीं? और हमारे यहां तो नींबू मिर्चा टाट दिया जाता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी।